Hi everyone, I'm Dr. Sanjay Agrawal. As always, I'm here again to solve some more examples, some more actual questions from you from CUTPG examinations, previous year examinations. All these are important and we'll be following that smart approach, like we'll be solving most of the questions using direct methods or using choices or by common sense, so that we are able to solve. We are able to save a lot of time, which is quite precious in examinations. Okay, if we are able to save time and if we are able to answer correctly more questions than other people, then obviously we are going to be selected, and that is our motive. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से. दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. पहले वाला तो स्टैंडर्ड रूल है, आप सबको पता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स. से इस तरह से ब्रेक करके डेफिनेट इंटीग्रल का स्टैंडर्ड रूल है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है ही. तो जहाँ पे भी स्टेटमेंट 1 को फॉल्स लिखा गया है वो तो गलत हो गई. तो दो चॉइसेस आपके पास बचती हैं, चॉइस 1 या चॉइस 3. इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है विच वन इज द राइट वन. तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें सेकंड वाले की हेल्प लेनी पड़ेगी. बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई मस्ट टेल यू. ओके, बट हाउ विल यू बी एबल टू डू दिस, वो चेक कर लेते हैं हम. अब इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आप यूज कीजिएगा. 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स into 1 plus x cube dx is less than or equal to 15 by 18. You want to see this, but there is a standard result. कौन सा रिजल्ट हम यूज करेंगे, मैं यहीं पे लिख देता हूं रिजल्ट. आप पे यदि इंटीग्रल है a to b एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, then it is less than or equal to square root of a to b f square x dx into a to b जी स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको यूज करना चाहिए यहाँ पे, एंड दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसे याद भी रखिएगा. तो ये दोनों तरफ मॉड ले लिया मैंने, तो देन इट इज इक्वल लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स ए टू बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स. वही हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी अंदर स्क्वायर रूट दिया हुआ है. इट मीन्स इट्स नथिंग बट द मॉडुलस, तो डायरेक्टली हम इनइक्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं अपनी. तो इट मीन्स मैं इसको थोड़ी देर के लिए आई लिख लेता हूं. आई एम राइटिंग इट टू बी आई इज माई इंटीग्रल. सो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी आई इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 to 1 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटू 0 to 1 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स. ठीक है ना. यदि हमें रिजल्ट्स पता हो तो बहुत आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. वही सब प्रॉपर्टी आपने यूज करी. आपको स्क्वायर करना था ना फंक्शन का, बट क्योंकि ये फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर अपने आप में 1 प्लस एक्स है. ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है. जब इसका स्क्वायर लूंगा तो ये 1 प्लस एक्स क्यूब बच जाएगा ना. इट इज सो इजी टू इंटीग्रेट इट. दैट इज लेस देन और इक्वल टू, आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 0 इंटू एक्स प्लस एक्स 4 बाई 4 1 0. आपने इसे इंटीग्रेट कर लिया और इसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप. लेस देन इक्वल टू, आप खुद देख लीजिए कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू, यहां आपने 1 पुट करा, 1 प्लस 1 बाई 4. सो दैट इज नथिंग बट 3 बाई 2 इंटू 5 बाई 4. दैट इज 18 बाई that is 15 by 8. That is 15 by 8, and that was 15 by 8. So problem is solved. So it would not have taken more than 20 seconds if you are actually solving it by this method. So it was a good question, but if you are aware of this property, which is very very important, okay, then you can easily solve it. तो कौन सा वाला आंसर आ गया अब आपका? स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं. क्लियर हो गया सब लोगों को? चॉइस 1 इज द राइट चॉइस. देन वी कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स. वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर. आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है, और यदि दोनों सही हैं तो क्या इस असर्शन का ये रीजन आर वैलिड रीजन है. बहुत बारी मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो शायद आज मुझे जरूरत नहीं है समझाने की कि इस तरह के क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है.
कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए सीयूटी में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वाला करके देखते हैं, -3 to 3। तो मैंने यहाँ पे लिखा -3 to 3 एक्स क्यूब डी एक्स, उसे स्प्लिट कर लिया मैंने, प्लस -3 to 3 5 dx। ये आपको याद होगा एक रिजल्ट हम सब लोग जानते हैं, -a to a fx dx, और अभी पिछली प्रॉब्लम में भी था ये, is twice 0 to a fx dx if fx is even. If fx is even, I hope you know the meaning of even function, and it is 0 if fx is odd. Odd का मतलब है f of minus x is minus of fx. तो x cube is obviously an odd function, तो ये तो आपका 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, और ये कितना हो गया, +5 into 6 that is 30। ठीक हो गया, so that is 30, ये हमने ऐसे कर दिया। so this statement is obviously true। नीचे fx is equal to x cube plus 5 is an odd function, वैसे दिखाई दे रहा है कि ये गलत होगा, बट जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन एंड फॉर योर लर्निंग हम इसे करके देखते हैं। x की जगह हमने -x करा, दैट इज -x क्यूब प्लस 5 विच इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ x क्यूब प्लस 5, ये होना चाहिए था, सो इट मीन्स इट इज नॉट ऑड। तो सेकेंड स्टेटमेंट हम आपकी ये वाली गलत है। सो इट मीन्स असर्शन तो सही है बट रीजनिंग फॉल्स है। इनफैक्ट रीजनिंग तो वो है ही नहीं, वो वैसे भी फॉल्स है स्टेटमेंट। सो दैट वाज योर 22nd प्रॉब्लम ऑफ 2023 CUT एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर। 2023 में 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, तो ये शिफ्ट 2 है। इसी तरह और क्वेश्चंस आपको शिफ्ट 3 के भी मिल जाते हैं। देन कम्स दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट्स क्वाइट ए गुड क्वेश्चन। ओके, cos mod x प्लस mod x, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो एक तो सबसे पहले आपको रिजल्ट पता होना चाहिए एज ऑलवेज, cos of mod x is cos x for all x belonging to R. Why? Because cos is an even function for all x belonging to R. हम सब जानते हैं cos even function है, sin odd function है। मतलब cos of minus x is cos x होता है, whereas sin of minus x is minus sin x होता है। ठीक हो गया ना, cos of minus x is cos x and sin of minus x is minus sin x। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है। साइन फर्स्ट में पॉजिटिव होता है बट फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब इस तरीके से बेसिस सोच सकते हैं। तो हमें चेक करना है इनमें से कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। तो मेरा 1 क्या हो गया, क्योंकि cos mod x हमेशा x होता है, तो cos x प्लस mod x। बट वी ऑल नो दैट mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, एवरीबॉडी नोज इट। ये मेरे कई लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। mod x का जब आप ग्राफ बनाते हैं इट जस्ट गोज लाइक दिस, और ये पॉइंट जो है ये किंक है, दिस इज किंक। किंक मतलब वी पॉइंट, और वी पॉइंट पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक हो गया ना, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए स्मूथनेस होना जरूरी है। जो कर्व का बैंड है दैट शुड बी क्वाइट स्मूथ, देन ओनली इट इज डिफरेंशिएबल। और मैथमेटिकली तो हम इसे वेरीफाई कर ही सकते हैं। जैसे अब डायरेक्टली कभी भी आप फंस जाते हैं, आप इसका डेरिवेटिव निकालिए। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, वैसे ऑल्दो दैट इज नॉट नीडेड, बट लेट मी टेल दैट टू यू, बट जरूरत हो तो। जैसे mod x is x if x is greater than equal to 0 and minus x if x is less than 0। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव -1 हो गया। इसका मतलब 0 पे राइट हैंड साइड डेरिवेटिव 1 है, बट 0 पे लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव -1 है। बट फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड के डेरिवेटिव सेम होने चाहिए। जैसे लिमिट निकलने के लिए लेफ्ट और राइट लिमिट सेम होनी होती है, उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी की जो लिमिट वाली डेफिनेशन है उसमें राइट डेरिवेटिव एंड लेफ्ट डेरिवेटिव बोथ शुड बी सेम इफ यू वांट दिस फंक्शन टू हैव ए डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ओके, तो 1 हमारा हो गया। अब हम 2 करते हैं यूजिंग द सेम लॉजिक, cos x माइनस mod x, सेम लॉजिक, नॉट डिफरेंशिएबल। देन आई एम डूइंग माई थर्ड वन। थर्ड में माइनस, अब थर्ड मेरे पास 2 आएंगे इसमें, या तो साइन x नेगेटिव लो या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो। 0 की बात कर रहा है तो 0 के नेबरहुड में एक साइड पे वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, एक साइड पे वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो हमें दोनों तरफ से अप्रोच करके देखना पड़ता है कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम इसका एक्सपेंशन करेंगे। एक बार जब x लेस देन 0 होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन x, और
माइनस एक्स, और जब x पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स। ठीक है, इस केस में ये वाला आ गया। अब इसे आगे देख लेते हैं कि हम क्या कर पाएंगे। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 माइनस 0 0, जीरो पे राइट हैंड लिमिट है 0 प्लस 0 0, और जीरो पे वैल्यू भी है 0। इसका मतलब ये फंक्शन की जीरो पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और ये फंक्शन जीरो पे कॉन्टिन्यूस भी है। बट इज इट डिफरेंशिएबल? तो अपना वाला लॉजिक हम यूज करते हैं। हमने इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा, इस ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस 1। मतलब हमने थोड़ी देर के लिए माना कि हम खाली x लेस देन 0 के लिए डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो मॉड फंक्शन को खाली 0 पे प्रॉब्लम है, यहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम नहीं है। वही अप्रोच हम आपको सिखा रहे हैं। जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है वहां पे चेकिंग करी जाती है और वहां दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। तो हमने थोड़ी देर के लिए x लेस देन 0 पे लिया, वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हमने इसे डिफरेंशिएट करा, यहां पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम दोनों की कॉमन एग्जिस्टेंस देखेंगे जीरो पे। जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस कॉस 0 माइनस 1। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एफ डैश माइनस 0, आप ऐसे लिखते हैं। जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया माइनस 1 दैट इज माइनस 2, और जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या हो गया, यू नो दिस नॉमेनक्लेचर विच इज 2, एंड दीज टू आर नॉट इक्वल, सो नॉट डिफरेंशिएबल। यू कैन ऑलवेज अडॉप्ट सच मेथड्स। हमेशा फंक्शन को आपको ध्यान रखना चाहिए, वहां प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी होती है जहां पे फंक्शन स्प्लिट लेता है, जहां पे फंक्शन अपने नेचर को चेंज करता है, और कहीं उसे दिक्कत नहीं आती है। ओके, क्योंकि साइन एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कॉस एक्स इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो साइन एक्स को दिक्कत नहीं थी, साइन मॉड एक्स को आ सकती थी। तो थर्ड भी हमने देखा डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें यहां तो क्लियर हो गया कि आंसर तो हमारी फोर्थ चॉइस है ही, क्योंकि एक आंसर तो सही होना ही है। ओके, बट फिर भी हम फोर्थ वाले को अपने हिसाब से ट्राई करके देख लेते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। फिर हमने वही दो इंटरवल में ले लिया, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x लेस देन 0 में ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स। ऑब्वियसली फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। डेरिवेटिव निकाल के देख लेते हैं। इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, दैट इज माइनस कॉस एक्स प्लस 1, और हमने इसका डेरिवेटिव निकाला कॉस एक्स माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया हमारा एफ डैश माइनस 0 इज माइनस 1 1 प्लस दैट इज 0, एंड एफ डैश प्लस 0 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो ये दोनों सेम है, सो इट इज डिफरेंशिएबल। नॉमेनक्लेचर ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आप ये भी रख सकते हो, एफ डैश माइनस 0, या आप एफ डैश 0 के ऊपर माइनस लगा दो, वो भी एक ही बात है। That is one and the same thing है। इसका खाली मीनिंग है, we are approaching 0 through values less than 0. We are coming towards 0 through values less than 0, और 0 के ऊपर प्लस लगाते हैं, means we are coming towards 0 through values more than 0। और more than 0 का मतलब ये नहीं कि 0 पे हमें आना है, हम 1000 से शुरू कर रहे हैं। 0 मतलब in the close neighborhood, in the close vicinity, बिल्कुल आसपास से हम मूवमेंट कर रहे हैं। So that was a very good question, and I hope किस तरह से हमने इसे सॉल्व करा है। And then comes the next problem. That's a very good problem. Mark it, that's a good problem. Okay, if f and g are differentiable functions in open interval 0 1 satisfying this, okay, then for some c belonging to the open interval what happens? अब ऊपर देखिए, ऊपर फंक्शन दिए हुए हैं, चॉइसेस में डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं। किस तरह से हमें स्ट्राइक करेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि इसको मार्क करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ सकता है। वैसे तो ये जो हम सीयूटी के एग्जांपल्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये निमसेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर उस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो एफ एन जी डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब डिफरेंशिएट तो करना है। बट कौन सी ऐसी थ्योरम है जिसमें इस तरीके का कुछ आता है कि सी लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, वो 0 से 1, ये ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है, दोनों की नोटेशन सेम है। कई बार हम ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं या कई बार स्मूथ कर देते हैं, ऐसे कर्विकल। ओके, दोनों ही ओपन इंटरवल है। तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि इस तरह की चीज रोल्स थ्योरम में आती है। और रोल्स थ्योरम होती क्या है? रोल्स थ्योरम, if a function f is continuous in the closed interval ab, a function is continuous in the closed interval ab, derivable on the open interval ab, and f of a is f of b, then there must exist some c in the open interval ab such that f dash c is 0. As always ये हमने लिख दिया कि हम यूज क्या करेंगे।
और क्यों हमें स्ट्राइक करा कि हमारी चॉइसेस डेरिवेटिव में है और हमें ओपन इंटरवल दे रहा है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी ओपन इंटरवल में दे रहा है। तो हमें बहुत क्लियर है कि अल्टीमेटली तो हमें रोल्स थ्योरम लगानी है, बट किस पे रोल्स थ्योरम लगानी है ये आइडेंटिफाई करना हमें मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है ना। तो अब सपना तो है नहीं कि वहां एकदम आपको आ जाएगा, या तो आपका क्वेश्चन पहले से करा हुआ हो। सपोज मैंने यहाँ पे कराया, ये क्वेश्चन अगले साल आ जाता है, या उससे अगले साल आ जाता है, या उससे अगले साल आ जाता है, एंड यू आर अपीयरिंग इन दैट एंड यू गेट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, ओके, यू विल बी हैप्पी, यू विल मार्क दिस एज यू विल मार्क दिस करेक्टली। बट अदरवाइज आपको सॉल्व करना है तो फंक्शन डिफाइन कीजिए। पहली चॉइस देखिए, पहली चॉइस से मुझे स्ट्राइक करेगा कि मैं अपना फंक्शन डिफाइन करूं 2f(x - gx), क्योंकि रोल्स थ्योरम अप्लाई करनी है तो फंक्शन तो अप्लाई करना पड़ेगा। बट रोल्स थ्योरम लगेगी जब f ऑफ a मतलब फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पे सेम हो। तो हम फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट्स पे निकाल के देख लेते हैं। एंड पॉइंट्स के 0 और 1 मैंने देखा h of 0 is 2f of 0 minus g is 0. What is f of 0? That is 2. And what is g of 0? That is 0. So it is 4. अब मैंने h of 1 निकाल के देखा in the same way. Twice f of 1 minus g of 1. So basically I am explaining how to define your function. इतना लिख के नहीं करना होता एग्जामिनेशन में. You can directly do this. So twice f of 1 that is 12 and g of 1 minus 2 that is 10. They are not equal. Rolls is not applicable. Rolls is not applicable. Because obviously I have to use Rolls theorem, तो मेरी A चॉइस तो सही है नहीं, ये मैंने फर्स्ट चॉइस कर दी। अब मैं सेकंड करके देखता हूं, ठीक है ना। इसी तरह फंक्शन डिफाइन करते रहिए, अब बड़े आराम से आपको आंसर आ जाएगा 2f(x - 3gx)। अब क्योंकि मेथड समझ में आ गया तो हम डायरेक्टली देख लेते हैं क्या आएगा। h of 0 क्या आएगा, 2 इंटू f0 मतलब 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा यहाँ पे। और व्हाट इज f of 1, f of 1 आ जाएगा 2 इंटू 6 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 is 6। तो यहां पे भी h of 0 इज नॉट इक्वल टू h of 1। ठीक है ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, ये भी रोल्स थ्योरम नहीं लग रहा। जब हमने तीसरा फंक्शन ले लिया hx इज इक्वल टू fx माइनस gx, ये तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसमें आपका h of 0 आ रहा है, पुट करके देख लीजिए, f0 माइनस g0 दैट इज 2 एंड h of 1 कितना आ रहा है आपका, h of 1 आ रहा है आपका f of 1 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो यहां पे भी रोल्स थ्योरम नहीं लग रही। तो अब मुझे ये तो कंफर्म है कि मेरा फोर्थ वाला सही होगा आंसर, बट ठीक है फिर भी हम इसे कर लेते हैं। अब फोर्थ वाले के लिए दूसरा कलर यूज करते हैं बिकॉज दैट इज माई आंसर, और आपको फाइनल स्टेज हमें ये तो पता चली कि आंसर है, तो दैट इज fx माइनस 2gx। 1 by 1 ट्राई करते हैं। तो हमने निकाला h of 0, h of 0 is f0 minus 2g0 that is 2, and what is h of 1, h of 1 is f of 1 minus twice g of 1 4 that is 2। देखिए रोल्स थ्योरम तो अप्लाई हो गई, इसका मतलब h of 0 is h of 1, और क्योंकि fx एंड gx डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में तो hx भी होगा, तो hx कॉन्टिन्यूअस भी है, hx डिफरेंशिएबल भी है, एंड h of 0 is h of 1, so Rolle's theorem is applicable. So there must exist some c in the open interval 0 1 such that h dash c is 0, which implies f dash x is equal to 2 sorry f dash c is equal to twice g dash c. So it means last choice is the correct choice. F dash c is twice g dash c. So this is the proper method. कई बार जब टीचर समझाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, बट ये पता होना जरूरी है, ये हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन एक्चुअली डिफाइन कैसे होगा। कुछ जाता तो है नहीं ना, और हटा हुआ क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना। तो नाउ यू नो द मेथड। इसी तरीके से आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करेंगे। देन कम्स दिस लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉट। आप पे दो कर्व हैं और कर्व 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को एट द पॉइंट 1 1। दो कर्व 90 डिग्री पे कट करते हैं, इसका मतलब यदि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इन दोनों कर्व्स को टेंजेंट लिखी जाए तो उस टेंजेंट्स के बीच का एंगल π/2 होगा। ठीक है ना। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज नथिंग बट द एंगल
between tangents at the point of intersection. जब भी आपको दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता है उन कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं दोनों कर्व्स के, उनके बीच का एंगल, और उसके लिए हमें चाहिए स्लोप. और ऑर्थोगोनल तो ऑब्वियसली स्लोप ऑफ दो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ दोस टेंजेंट्स इज -1. और स्लोप हमें निकालना आता है, ये खाली डिफरेंशिएट तो करना है. a dy by dx plus 2x is equal to 0. So dy by dx is minus 2x upon a. ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया. ओके और पॉइंट है 1 1, तो dy by dx at 1, 1 is -2 upon a. ये आ गया पहले वाले कर्व का. इट्स सो इजी, यू नो. नाउ यू डू इट फॉर द सेकंड कर्व, दैट इज 3x square is dy by dx. So dy by dx at 1, 1 is 3, and this should be same as this. Equating these two, -2 upon a is equal to 3. It means see what you are going to get here. Calculate it. So in fact ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई, दोनों की स्लोप्स हैं, बट स्लोप्स इक्वल नहीं है. हमें गिवन है, ये नहीं गिवन है कि स्लोप इक्वल है. हमें ये गिवन है कि ये जो कर्व्स हैं दोनों एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं. इसका मतलब इन स्लोप्स का प्रोडक्ट होना चाहिए -1. द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप शुड बी -1. इट मीन -2 upon a into 3 should be -1. It means a is equal to 6. So your answer is a is equal to 6. ठीक है ना, क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम. तो जब भी आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, फाइंड dy by dx, बिकॉज dy by dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. क्लियर हो गया सबको? यहाँ स्लोप निकल गया, यहाँ स्लोप निकल गया. क्योंकि ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है. जिन दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है. आपने पुट करा एंड यू गेट योर आंसर एज a is equal to 6. So these were some very good examples, very good actual problems from CUT examinations which are useful for other examinations also, as said earlier. Okay, तो फिर मिलते हैं. I'll bring some more problems, I'll solve some more examples for you. Till then, all the best.